हेलो बच्चों, मूव करते हैं सेकेंड पार्ट क्वेश्चन आंसर्स का एक्सरसाइज के। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ डेंगू केसेस रिपोर्टेड इन अ हॉस्पिटल ओवर 1 ईयर। यानी कि एक हॉस्पिटल में डेंगू केसेस, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं डेंगू बुखार, तो जो डेंगू केसेस है वो 1 साल का, यानी 1 साल के अंतराल पे हॉस्पिटल में कितने केसेस कौन से मंथ में आए। तो ये डेटा आपको कुछ दिया है। तो डेटा में आप देखो क्या क्या दिया। जन तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पहला कि ग्राफ बनाने के बाद इन विच 3 मंथ्स वर द डेंगू केसेस हाईएस्ट। कौन से मंथ में डेंगू के जो केस हैं सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ डेटा दिया है, आप संख्या से भी पता कर सकते हो, लेकिन वो ग्राफ्स की मदद से अगर हम देखें तो हमारे को ईजी रहेगा। यहाँ पे देखो नंबर 1 इस मंथ की बिल्डिंग, इस मंथ की बिल्डिंग यानी 3 महीने की जो बिल्डिंग है ना सबसे लंबी है ग्राफ में, यानी जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 3 महीने हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर देखिए, द डेंगू केसेस वर हाईएस्ट इन जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अब इसी ग्राफ को स्टडी करना, तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इन विच मंथ्स, यहाँ पे मंथ्स भी लिखा है, वर द केसेस लोएस्ट। ओके, केसेस लोएस्ट, तो एक लिखना है अगर, तो उसके बाद हमें ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे एक लिखा है सिर्फ, द केसेस वर लोएस्ट इन जनवरी, तो इसके अलावा जनवरी के बाद कौन सा है, फेब भी लिखेंगे, मार्च भी लिखेंगे। तो यानी हम फेब और मार्च भी ऐड कर सकते हैं कि इन मंथ में भी कम था, लेकिन सबसे लोएस्ट जनवरी में था। ओके, नेक्स्ट, which natural or environmental factors during the peak months might contribute to the increase in dengue केसेस। ये कह रहा है कि कौन से नेचुरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर, वातावरण के ऐसे कौन से फैक्टर हैं नेचुरल जो ड्यूरिंग पीक मंथ्स, मतलब जो केसेस हैं वो हाईएस्ट आते हैं और उसमें डेंगू केसेस को हाई नंबर में केसेस बढ़ाने में हेल्प करता है। यानी किसकी वजह से, कारण क्या है। तो यहाँ पर हमारे जो नेचुरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो पीक मंथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, रेनी सीजन एंड स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग मतलब रुका हुआ पानी, ठीक है, एक जगह पर ठहरा हुआ पानी। तो स्टैंडिंग वाटर फॉर मॉस्किटो ब्रीडिंग, तो अभी हमारा रेनी सीजन ही चल रहा है। तो रेनी सीजन में और पानी अगर कहीं ठहरा हुआ है तो वो मॉस्किटो को एक ब्रीडिंग प्लेस देता है। ब्रीडिंग मीन्स उनकी संख्या बढ़ेगी, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन उनकी बढ़ेगी, और दैट माइट कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन द डेंगू केसेस, ये कारण हो सकता है। अब आगे बढ़े, चौथा प्रश्न है हमारा, सजेस्ट अ फ्यू प्रिवेंटिव मेजर्स, रोकथाम वाले, यानी कि ऐसे स्टेप्स हमें बताने हैं जो प्रिवेंट करें, यानी प्रिवेंट करें, उसकी रोकथाम करें, वो डिजीज़ फैले ना। दैट द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी को अपनाने हैं और गवर्नमेंट को अपनाने हैं बिफोर द पीक सीजन टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू। अब हमने ये तो पता हो गया डेटा के हिसाब से कि ये जो 3 महीने हैं ना, जुलाई और ये वाले, इन तीनों महीनों में केसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये इसकी शुरुआत देखिए जून में है, तो रेनी सीजन हमारा जून में स्टार्ट होता है, मानसून। तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि इन 4 मंथ में जब केसेस सबसे ज़्यादा हैं, शुरू हो जाता है, तो उससे पहले का फेज़, यानी इस फेज में जैसे ही जून आने वाला है उससे पहले हम क्या रोकथाम करें कि हमारे केसेस इतने ज़्यादा संख्या में ना आए, और केसेस आए ही ना। सबसे मेन है, अगर प्रिवेंशन कर रहे हैं तो वो केस होएंगे ही नहीं। तो उसके लिए है कि गवर्नमेंट और कम्युनिटी को क्या करना है, दे कैन टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। अब क्या क्या है, रिमूविंग स्टैगनेंट वाटर, रुके हुए पानी को हटाना है, यूजिंग मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड ड्यूरिंग द पीरियड रेगुलरली टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू। यानी कि इंसेक्टिसाइड यानी कि छिड़काव करें जो हमारे इंसेक्ट को किल करें। तो आपने फ्यूमिगेशन देखा होगा, शाम के टाइम पर करते हैं हमारे जो अथॉरिटी हैं, गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उससे क्या होगा कि स्प्रेड ऑफ डेंगू रुक जाएगा। और सबसे मेन है कि प्रिवेंशन में रुकेगा तब जब वो स्टार्ट होगा, तो हम प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं ताकि वो हो ही ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ स्कूल हेल्थ कैंपेन। आप स्कूल में हेल्थ कैंपेन के इंचार्ज हैं, ठीक है, करता धरता समझ लीजिए। व्हाट की मैसेजेस वुड यू यूज टू रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस।
क्या की मैसेजेस होंगे जो आप इस्तेमाल करोगे ताकि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो स्प्रेड है उसको ख़त्म किया जा सके। देखो कम्युनिकेबल तो स्प्रेड होता है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल की जानकारी भी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो पेशेंट है वो उसी में रिस्ट्रिक्ट होकर रहेगी डिजीज़, लेकिन परेशान तो वो भी होगा पेशेंट भी। इसीलिए दोनों की जानकारी हमें क्या को प्रमोट करनी, क्योंकि आप हो इंचार्ज। तो की मैसेजेस फॉर स्कूल हेल्थ कैंपेन टू रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये तो क्वेश्चन से ही हम डिराइव करते हैं। उसके बाद इंक्लूड करने का मतलब इंक्लूड क्या करेंगे, वॉशिंग ऑफ हैंड्स रेगुलरली, ईटिंग अ हेल्दी डाइट, एक्सरसाइजिंग डेली, गेटिंग वैक्सीनेटेड, जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है उनका वैक्सीनेशन होना हमारे लिए ज़रूरी है, एंड अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग भी एक हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब समझ रहे हो। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एक इल हेल्थ है जिससे लंग्स में इन्फेक्शन और बाकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है जो भी पर्सन स्मोक कर रहा है। और ये पैसिव स्मोकिंग भी अफेक्ट करती है। पैसिव का मतलब क्या है कि एक्टिव स्मोकिंग वो है जो स्मोकर है, जो स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन उसके आसपास के लोग हैं उनके बॉडी में भी वो पॉइजनस गैसेस इनहेल होंगी, क्योंकि वो वातावरण में वो स्मोक कर रहा है, वो इनहेल कर रहा है, देन एक्सहेल कर रहा है, तो उससे जो रिलीज होंगी वो ज़्यादा टॉक्सिक होती है। तो वो हम जब इनहेल करेंगे तो हम हो जाएंगे पैसिव स्मोकर। तो इसीलिए ये वॉशिंग हैंड हमारे लिए ज़रूरी है, एक ईटिंग हेल्दी फूड हैबिट ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़िया हो, एक्सरसाइजिंग डेली यानी फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन एंड अवॉइडिंग स्मोकिंग। इसके अलावा भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी डू नॉट और रादर वी नॉट take a antibiotic for a viral infection like a cold, cough or a flu। यानी कि वायरल इन्फेक्शन, वायरस के द्वारा जो इन्फेक्शन है उसमें हम एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं, ये बोल रहे हैं। कैन यू प्रोवाइड द पॉसिबल रीजन फॉर द रिकमेंडेशन? आप क्या कोई कारण बता सकते हैं ऐसा क्यों है? तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें ऑब्वियसली एक लाइन पढ़ी थी कि जो एंटीबायोटिक होते हैं ना वो बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए हैं। तो रिकमेंडेशन टू अवॉइड एंटीबायोटिक फॉर वायरल इन्फेक्शन लाइक दिस इज बिकॉज, कोल्ड कफ के लिए नहीं है, फ्लू के लिए, बिकॉज यहाँ से हमारी लाइमलाइट शुरू होती है। एंटीबायोटिक डू नॉट, इंपॉर्टेंट, डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस, यानी कि वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक कारगर है ही नहीं, विच कॉजेज दीज इलनेस। तो मतलब कोल्ड हमें किससे होता है? वायरस से। कफ कई बार वायरस से होता है, बैक्टीरिया से भी होता है, लेकिन बैक्टीरिया वाले से अगर है तो वो ट्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर वायरस के द्वारा कफ है और फ्लू है तो वो बोल रहे हैं वायरस के द्वारा है, तो उसमें हमारी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। तो जो हमारी एंटीबायोटिक है सिर्फ काम करेगी बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती है ना वो बैक्टीरिया के मेजॉरिटली सेल वॉल को टारगेट करती हैं। सेल वॉल, जो बैक्टीरिया का सेल है ना उसकी सेल वॉल को टारगेट करते हैं ज़्यादातर। अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं जो अलग अलग पार्ट को अटैक करते हैं, तो यहाँ पे मेजॉरिटी में सेल वॉल को अटैक करते हैं। अब वायरस में सेल वॉल क्या, सेल ही नहीं है तो सेल वॉल कहाँ से आएगा? तो वायरस एक प्रोटीन से बना हुआ है, उसके पास दो ही कंपोनेंट है अपने लिए। तो एक उसमें जो मैं कवरिंग होती है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम समझ रहे थे कि वायरस में एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, यानी ये जस्ट कवरिंग है। मैं वायरस नहीं बना रही हूँ लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ कि उसके पास क्या है। उसके पास सिर्फ ये रेड कलर से इसलिए बनाया कि ये मटेरियल अलग है, ये प्रोटीन का बना हुआ है और इसको कहते हैं कैप्सिड। कि कैप्सिड आप याद कैसे करोगे? बहुत इजी है। कैप है, पहनते हैं कैप, और सिड आपका कॉमन यूज है, स्लैंग है, आप बोलते हैं ना सिड। तो वैसे यहाँ पर प्रोटीन से बना हुआ ये वायरस है, ठीक है। अब इसके पास सेल वॉल तो है नहीं, तो इसीलिए एंटीबायोटिक इसके अगेंस्ट काम कर नहीं पाएगी। अब ये कॉज कैसे करता है डिजीज? तो इसका तरीका डिजीज कॉज करने का सिंपल सा है कि इसके पास होता है इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, तो जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर है, तो प्रोटीन बाहर प्रोटेक्शन दे रहा है और ये जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये तो लिविंग नॉन लिविंग में से किसी में भी कंसीडर नहीं है प्योरली। तो कुछ आदतें इसकी लिविंग की तरह करती हैं, कुछ आदतें इसकी नॉन लिविंग की तरह। तो अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमारे बॉडी में जाकर अटैक करता है और ये प्रोटीन वाला पार्ट बाहर रह जाता है। तो यानी कि एंटीबायोटिक काम करेगा सेल वॉल, सेल वॉल इसके पास है नहीं, तो हम अगर इसको दे भी देंगे तो कुछ होना नहीं है, इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। बड़ा ढीठ है ये। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन 10 है,
which diseases among the following may spread if drinking water gets contaminated by excreta from an infected person? अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्या डिजीज होगी हमें अगर हम ऐसा पानी पिए, जो पानी पिएंगे वो बहुत कंटामिनेटेड है, दूषित है. एंड एक्सक्रीटा इज द वेस्ट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन. मतलब मान लो किसी को कोई बीमार है और उसका वेस्ट एंड दैट इज इन्फेक्टेड द वाटर सोर्स, पानी को इन्फेक्ट किया. तो अब हमको कौन सी डिजीजेज इसमें से होंगी? तो ऑब्वियसली कम्युनिकेबल डिजीजेज इसमें आएंगी, लेकिन हमें ये देखना है कि पानी वाली कौन सी डिजीजेज है. तो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए नंबर 1 ये है, जिसको हम जॉन्डिस कॉमनली कह देते हैं ना. देन ट्यूबरकुलोसिस टीबी बैक्टीरिया के द्वारा है, लेकिन ये पानी से नहीं है. हाँ, तो फिर ट्यूबरकुलोसिस के बाद पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो भी हमारा वाटर बॉर्न डिजीज है. एंड कॉलेरा ये भी है. तो यानी यहाँ पे हेपेटाइटिस ए, पोलियोमाइलाइटिस और कॉलेरा ये अभी तक वाटर बॉर्न डिजीज है. व्हाट अबाउट चिकन पॉक्स? ऑब्वियसली स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ये हमारे वायरस के द्वारा फैलाए गए डिजीजेज हैं, ये पानी से नहीं है. अब यहाँ पे हमारा आंसर देख लेते हैं. यही चीज़ हेपेटाइटिस ए, पोलियोमाइलाइटिस एंड कॉलेरा ये तीनों डिजीजेज हमारे वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं. नाउ क्वेश्चन 11, व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हमारी बॉडी किसी पैथोजन से, डिजीज कॉजिंग एजेंट से पहली बार, इनकाउंटर का मतलब होता है इंटरैक्ट करती है या मिलती है, उससे एक्सपोजर पाती है. तो फॉर द फर्स्ट टाइम द इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरली लो. हमारा इम्यून सिस्टम जब काम करता है उसके अगेंस्ट पहली बार करता है. पहली किसी को, जैसे हम लोग मिलते हैं किसी को पहली बार, तो हम उसे बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं. पहली बार तो थोड़ा ही इंटरेक्शन होता है, लेकिन धीरे धीरे हम किसी पर्सन के साथ भी अगर रहते हैं तो हम उसके बारे में जानने लगते हैं कि ये पर्सन कैसा है. तो वैसे ही वायरस, ये जो पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं, इम्यून सिस्टम वाले मेंबर्स जो अंदर बॉडी के अंदर बैठे हैं, उनको भी ये पैथोजन जब पहली बार इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं उतना एक्सपोजर वो आइडिया होता है. लेकिन जब उसी पैथोजन का जो एक्सपोजर है दोबारा होता है, सो बट ऑन एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन अगेन, immune response by the body is much more compared to the first exposure. Why is it so? तो पहली बार होने पे एक्सपोजर और बाद में होने पे इतना फर्क क्यों होता है हमारी बॉडी का? तो जो यहाँ पर बोल रहा है कि व्हेन आवर बॉडी फेसेस अ पैथोजन लाइक अ वायरस और अ बैक्टीरिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मिल रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको टाइम चाहिए, नीड्स टाइम टू, किस लिए टाइम चाहिए? आइडेंटिफाई द इन्वेडर, उसको पहचानने के लिए कि कौन आया है भाई बॉडी के अंदर, उसको जाने तो उसको पहचानने में पहला टाइम लगता है. फिर उसको पहचानने के बाद, क्योंकि वो तो है एक पैथोजन, तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम काम करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने में उसे टाइम लगता है. उनका रिहर्सल, ट्रेनिंग, ये सब चलता है बॉडी के अंदर. अब इस कार्यक्रम में मेमोरी सेल्स भी बनते हैं, जिनका काम होता है कि वो पैथोजन को पहचान के याद रखेगा कि ये फला फला पैथोजन ऐसा है, और अगर वो दोबारा आएगा तो यही मेमोरी सेल हमारी बॉडी को याद दिलाएंगे, देखो ये पहले आया था, ये वही वाला है, और इनके अगेंस्ट किन एंटीबॉडीज़ को काम करना है. क्योंकि जब कोई पैथोजन एंटर करता है तो एंटीबॉडीज़ जनरेट होते हैं, और सेम बॉडीज़ की जो इंटेंसिटी है बनने की वो सेकेंड टाइम में बहुत हो जाती है. तो इसीलिए वो सेकेंड टाइम अटैक होगा ना, तो सारे सोल्जर्स ट्रेनिंग पा ही चुके हैं कि हम तुम्हें जानते हैं, अब हम तुम्हें कैसे ट्रीटमेंट करेंगे तुम्हारा, वो भी क्लियर हो जाता है. दिस फर्स्ट रिएक्शन जो पहली बार होता है उसको कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी का जो पहला रिस्पॉन्स होता है. और वो जो चूँकि पहली बार होता है तो वो थोड़ा स्लो भी होता है, थोड़ा वीक भी होता है, तो इतना स्ट्रांग नहीं होता. लेकिन अगर वही सेम पैथोजन एंटर करता है दोबारा, तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम का जो रिएक्शन है ना, वो बहुत क्विक और बहुत स्ट्रांग होता है. सेकेंड टाइम रिएक्शन होता है, फास्ट तो क्विक है ही और स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही बॉडी, इसलिए ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आता है. तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा होगा? स्लो, वीक. और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होगा? क्विक होगा, यानी फास्टर होगा. और आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी 3.1 जो कि हमारी बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 29 पर दिया हुआ है. एक बार चेक कर लेते हैं. ये वाली एक्टिविटी की बात हो रही है, तो ये पेज 29 है
और ये जो एक्टिविटी 3.1 दिया है यहाँ पे, अ ग्रेड 8 स्टूडेंट मूव टू अ न्यू स्कूल इन अनदर सिटी। तो जब हमने क्लास डिस्कस किया था तो इसके बारे में पढ़ा था कि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, वहाँ पर नए स्कूल में पहुँचा, बिज़ी पेरेंट्स थे और उसको लोनलीनेस लगा और उसका टाइम ज़्यादा स्पेंड होने लगा फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से उसकी हालत और ख़राब हो गई। तो उससे क्या हुआ कि वो आइसोलेशन में रहने लगा, लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करने लगा, नहीं करता था, हेडेक, वेट लॉस और नींद, उसकी साइकिल जो है वो नींद की जो होती है ना अपना क्रम, वो बिगड़ गया। इससे क्या हुआ, उसको काउंसलर की ज़रूरत पड़ गई। तो ये जो एक्टिविटी है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ बॉयज़ हेल्थ प्रॉब्लम? अभी वही एक्टिविटी मैंने आपके सामने बताई। तो ये बोल रहा है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द बॉयज़ हेल्थ प्रॉब्लम। तो हेल्थ प्रॉब्लम किस लिए थी? एक कारण नहीं था, वहाँ पर कई कॉम्बिनेशंस थे, कारण कई सारे थे। लोनलीनेस, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। क्यों सोशल सपोर्ट का लैकनेस था? क्योंकि उसके पेरेंट्स बिज़ी थे, फ्रेंड्स उसके नहीं थे, क्योंकि नई जगह पहुंचा था, अनजान था उनके लिए। और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हो गया। स्क्रीन टाइम एक्सेसिव क्यों हुआ? क्योंकि वो लोनलीनेस उसको फील होता था, फ्रेंड्स उसके नए थे नहीं, वहाँ पर बने नहीं थे, तो वो अपना टाइम स्क्रीन को देने लगा। तो जिसकी वजह से उसका जो कंडीशन था और ज़्यादा डिटोरिएट हुआ। तो आप कह सकते हो कि हिज आइसोलेशन एंड रिलायंस ऑन सोशल मीडिया, उसकी मेंटल स्टेट को और उसने वर्सन का मतलब है उसकी हालत और ख़राब कर दी, मतलब बुरी हो गई उसकी हालत। लीडिंग टू फिज़िकल सिम्टम्स। अब जब मेंटल प्रॉब्लम चली रही है, स्ट्रेस चली रहा है, तो फिज़िकल सिम्टम्स के फॉर्म में उसको हेडेक, सर दर्द, वेट लॉस हुआ, इंसोम्निया होता है कि नींद प्रॉपर नहीं आती है, एंड द एब्सेंस ऑफ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, उसके लिए जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए था उसका अभाव था। और हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, यानी कि जो हेल्दी कंडीशन में जो सर्वाइव कर सके, कोपिंग इज सर्वाइव मैकेनिज्म जो था ना, वो उसका अभाव था, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हुई। अब क्वेश्चन 2 है हमारा, हाउ डिड दिस हिज हैबिट्स एंड सराउंडिंग अफेक्ट हिज वेलबींग। यानी कि उसकी हैबिट और उसकी सराउंडिंग्स ने उसके वेलबींग को किस तरीके से प्रभाव किया। तो उसकी हैबिट क्या थी? स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम ऑन फोन, सोशल मीडिया, इंक्रीज हिज लोनलीनेस एंड स्ट्रेस, उसका स्ट्रेस बढ़ाया, उसका अकेलापन और बढ़ा दिया, उसकी नींद डिस्टर्ब हुई, डिस्टर्बिंग हिज स्लीप, और फिर मेंटल हेल्थ। तो अवॉइडिंग सोशल इंटरैक्शन फर्दर आइसोलेटेड हिम। तो सोशल इंटरैक्शन का मतलब है फिज़िकली सोशल इंटरैक्शन, यहाँ ऑनलाइन या फ़ोन के द्वारा सोशल इंटरैक्शन की बात नहीं कर रहा। यानी कि फ़िज़िकली उसने सोशल जो इंटरैक्शन होना चाहिए था उसका अभाव हुआ, उसकी वजह से वो और आइसोलेटेड हो गया, जिसकी वजह से उसके इमोशनल वेलबींग के ऊपर असर आया। दूसरा, उसका सराउंडिंग, उसके चारों तरफ का जो वातावरण था। पहला कि वो नई सिटी में आया था, मूविंग टू अ न्यू सिटी, जहाँ पे उसके फ्रेंड नहीं थे, बिजी पेरेंट्स थे, और उसको एक अनसपोर्टिव इन्वायरमेंट मिला, सपोर्टिव नहीं अनसपोर्टिव इन्वायरमेंट मिला, और जिसकी वजह से क्या हुआ, लोनलीनेस की, आइसोलेशन की, अकेलेपन की, और लैक ऑफ सोशल नेटवर्क एंड गाइडेंस अफेक्टेड बोथ हिज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ निगेटिवली। तो जो सोशल नेटवर्क था, सोशल नेटवर्क अगेन हम बोलेंगे फिजिकल नेटवर्क और गाइडेंस की अभाव में उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों प्रभाव हुए। अब ओवरऑल इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। जब हैबिट, जो हैबिटेट उसका चेंज हुआ, फिर दूसरा उसका सराउंडिंग, तो ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ कि जिसकी वजह से दिस लेड टू डिक्लाइन इन हिज वेलबींग, उसकी वेलबींग में गिरावट आई। मैनिफेस्टिंग एज फिजिकल सिम्टम्स, जो ये सिम्टम्स दिखाए थे ये उसी की वजह से, और इमोशनल डिस्ट्रेस रहा उसको। अलाइनिंग विद WHO डेफिनेशन अगर हम बात करें, हेल्थ क्या होती है? हेल्थ होती है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, चारों तरफ से, तीनों रूप में अगर आप फिट हैं तो आप फिट हैं। नाउ एक्टिविटी 3.3 जो कि पेज नंबर 31 पे दिया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पेज नंबर 31 पे कौन सा हमारा एक्टिविटी दिया है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो एनवायरनमेंट वाला, ये पार्क वाला है कंडीशन, दोनों पार्क कंपेयर किए गए थे ना, ये वाला है। तो ये वाली सेम उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया आपको कि लुक एट द फिगर A एंड फिगर B, विच प्ले ग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले
इन एंड वाई। दो प्लेग्राउंड है, एक तो ये है ए फिगर वाला, देखिए कितना अच्छा सा सुंदर सा बच्चे झूला झूल रहे हैं और ये सब, और ये है फिगर बी जहाँ पर आप देख रहे हो पोल्यूशन पीछे दिख रहा है, फैक्ट्री है, वहीं पार्क भी बना है जहाँ पर, और मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, देखिए कहाँ पर कूड़े का ढेर लगा है। ये दूसरा वाला था, इसको भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। अब बोल रहा है कि विच प्लेग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन एंड वाई, कौन से प्लेग्राउंड में आप खेलेंगे? तो ऑब्वियसली आप कहोगे हम तो भाई ए वाले में खेलेंगे, यानी कि वी विल लाइक टू प्ले इन दिस वन, ये वाले प्लेग्राउंड में, ना कि बी वाले में। तो आंसर भी हमारा यही है, प्रिफर्ड प्लेग्राउंड, मोस्ट स्टूडेंट वुड प्रेफर टू प्ले इन द प्लेग्राउंड शोन इन फिगर ए वाला। रीज़न भी देना है, रीज़न क्या है कि फिगर में ही हमें दिख रहा है कि वो जो पार्क है वो बहुत क्लीन है, वेल मेंटेन है, ब्यूटीफुल है, और जिसकी वजह से वहाँ खेलना बच्चों के लिए सेफ़ है, इंजॉयबल है प्लेस उनको खेलने के लिए। वहीं कंट्रास्ट में दूसरा फिगर जो बी में दिया, वहाँ पर क्या पल्यूटेड है, डर्टी है, अनहाइजीनिक है, फुल ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटोज़, जिसकी वजह से क्या होगा, रिस्क ऑफ सिकनेस, और इससे अनप्लेजेंट कंडीशंस क्रिएट होंगे। अब एक क्लीन एनवायरनमेंट एज हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट सपोर्ट्स हेल्दी हेल्थ बाय रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू पैथोजेंस एंड पोल्यूटेंट। ये भी एक पॉइंट वहीं बोल रहा है कि जब हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा उससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी अपने आप डेवलप होती है, तो हेल्थ हमारी बेटर होगी और हम पैथोजन और पोल्यूटेंट से दूर रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर भी डील कर रहा है वो यही वो चीज़ बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल हेल्थ पर भी सपोर्ट दे रहा है हमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 3.6 जो कि पेज नंबर 37 पे दिया। आइए एक बार पेज देख लें। वो ये केस है, वो भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की बात की ना, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ये केस स्टडी था जहाँ पर ओपन डिफिकेशन कम करने पर, रिड्यूस करने पर देखा गया कि बच्चों की जो हेल्थ थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, डायरिया और अदर इन्फेक्शन डिजीज़ेस की जो प्रेवलेंट थे ना वो कम हो गए। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है, जिसने व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस केस स्टडी, इस केस स्टडी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, क्या कंक्लूजन निकालते हो। शोज दैट इम्प्रूविंग सैनिटेशन सच एज बिल्डिंग एंड यूजिंग टॉयलेट्स कैन ग्रेटली रिड्यूस ओपन डिफिकेशन एंड इम्प्रूव हेल्थ। यानी कि अगर हम सैनिटेशन इम्प्रूव कर लेते हैं और अपनी फैसिलिटीज़, टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन होता है, ओपन डिफिकेशन बंद हो जाता है, ज़ीरो हो जाए, बिल्डिंग प्रॉपर हो, तो ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, और ख़ासकर बच्चों की, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। और द सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन डायरिया, यानी कि जो ये डिजीज़ेस होते हैं ना, ये प्रॉपर सैनिटेशन की ना अवेलेबिलिटी होने के कारण होते हैं। तो उसमें डायरिया का केस है, जैसे डायरिया एक डिज़ीज़ है जो वाटर बाउंड डिजीज़ है, और फूड जो हम कह सकते हो इन्फेक्टेड फूड कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से, तो उसमें ड्रॉप आउट आ जाएगा एंड इन्फेक्शंस भी कम हो जाएंगे। तो ये सजेस्ट क्या कर रहा है कि क्लीन सैनिटेशन हमारा प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो जो टाइफाइड है, कॉलरा है, ये डिजीजेस कब होती हैं, ये सैनिटेशन के अभाव में होती हैं। हम प्रॉपर वे में फूड नहीं खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं जो कि प्रॉपरली सही तरीके से कुक नहीं है, यानी कि उसमें पैथोजेंस भी आ गए हैं। तो ऐसे वाले सिचुएशन की बात कह रहे हैं। तो इसकी वजह से आप कह लो, अगर सैनिटेशन हमने अडॉप्ट किया है प्रॉपर क्लीन, तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस का स्प्रेड है ना वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और इनका कारण होता है स्प्रेड होने का कंटामिनेटेड हमारे एनवायरनमेंट्स, जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फूड हो गया। नाउ दूसरा क्या हमें पता चलता है कि ये भी बता रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एफर्ट। कम्युनिटी एफर्ट मतलब एक इंडिविजुअल का नहीं, यहाँ पे कम्युनिटी एफर्ट का इम्पोर्टेंस बताया गया है। और जो हमारे सिंपल तरीके हैं, सिंपल मेजर्स हैं, जो हाइजीन और क्लीन सराउंडिंग पर बेस्ड हैं अगर, तो वो हमारे डिजीज़ को रोकने में हेल्प करते हैं। तो यानी डिजीज़ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब प्रिवेंट करना, रोकना, रोकथाम। तो हाइजीन एंड क्लीन सराउंडिंग हमारे डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं, होने से रोकते हैं। नाउ अब इसमें हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं। कंक्लूजन हमारा निकलता है कि बेटर सैनिटेशन डायरेक्टली हमारे फिजिकल हेल्थ को
इन्हांस करता है। और वो कैसे इन्हांस करता है, क्योंकि वो हमारा बॉडी के एक्सपोजर जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को यानी पैथोजेंस को है उनको रोकता है, जो हमारा WHO डेफिनेशन के हिसाब से भी जा रहा है कि हेल्थ जो हमारी है वो फिज़िकल वेलबींग है ही है और साथ में मेंटल। तो यहाँ पे फिज़िकल हेल्थ की पूरी बात की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट अबाउट सच कम्युनिटी कैंपेन held in your location, share in your class and discuss with your peer about the impact of such an initiative। तो यहाँ पर आप अपने एरिया में देखोगे कि कोई कम्युनिटी कैंपेन लॉन्च किया गया है और उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर बेस्ड है कि आपके लोकेशन पे क्या है। तो यहाँ पर एक जनरल पॉइंट हमने लिख दिया है। अब इसमें जैसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वच्छ भारत अभियान है हमारा, क्लीन इंडिया मिशन, जो कि एक देशव्यापी नेशन वाइड इनिशिएटिव है जो हमारी सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए है, जिसको हम टॉयलेट्स की बिल्ड करने की वजह से और प्रमोट करें हाइजीन, सिमिलर टू ओडिशा कैंपेन जो आपकी बुक में डिस्कस है। लोकल एफ़र्ट्स जो हैं, लोकल एफ़र्ट्स का मतलब है कम्युनिटी लेवल पे लोकल लोगों के एफ़र्ट्स से, ये हो सकता है गांव की बात कर रहे हैं, विलेज के क्लीन अप ड्राइव्स होते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे अपने स्कूल में भी कई स्कूलों में हम देखते हैं कि वो कैंपेन लॉन्च करते हैं क्लीनिनेस के ऊपर, अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर। तो साथ में ही ये अपने आप को यहाँ तक सीमित ना रखें, स्टूडेंट इस पर रिसर्च करें लोकल न्यूज़पेपर्स में, स्कूल रिसोर्सेज में, और जो कम्युनिटी लीडर्स हैं वहाँ पर भी इनको हाईलाइट किया जाए, वहाँ पर भी इनको पहुँचाया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कैंपेन उस एरिया के लिए। तो यहाँ पर हम अपने एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस को वाइंड अप करते हैं।